हेलो स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे हमारे 17 जून 2023 के शिफ्ट थर्ड का जो क्वेश्चन पेपर है उसका। तो इसमें हम जनरल इंटेलिजेंस के स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस कवर करेंगे। उसके बाद जो अगले 10 क्वेश्चंस होंगे वो इसके पार्ट 2 में आएंगे, तो वो वीडियो भी आप देखिएगा। तो ये सारे 10 क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे, इतना डिफ़िकल्ट पेपर नहीं आता है। आप बस प्रीवियस ईयर पेपर भी देख के जाएंगे ना, तो भी आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप इजीली 80+ स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। बस वैल्यू और क्वेश्चंस थोड़े चेंज हो जाएंगे, वैल्यू या फिर लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? इस क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो 4 अपने शब्द युग्म दिए गए हैं उनमें से 3 सिमिलर हैं, ठीक है। 3 आर सिमिलर, 3 सिमिलर हैं और कोई एक सिमिलर नहीं है। तो सिमिलर किस बेसिस पे होंगे? उनमें कोई ना कोई रिलेशन बन रहा होगा, तो उस बेसिस पे वो सिमिलर है। लेकिन एक जो सिमिलर नहीं है उसका रिलेशन नहीं बन रहा होगा, तो वो हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा शब्द युग्म है जो सिमिलर नहीं है। तो देखते हैं। उच्च और निम्न, ये अपोजिट दिए हुए हैं। उच्च और निम्न अपोजिट वर्ड्स हैं दोनों के, ठीक है। गर्म और ठंडा भी अपोजिट है, हॉट एंड कोल्ड। अमीर और गरीब, रिच एंड पुअर, ये भी अपोजिट है। लेकिन चाय एंड कॉफ़ी जो है ये किसी भी तरीके से अपोजिट नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सिमिलर नहीं होगा बाकी सारे शब्द युग्मों से, वो हो जाएगा चाय कॉफ़ी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन एक सिलॉजिज्म का क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे, इसने बोला है कोई भी संगीतकार वस्तुकार नहीं है। तो मतलब कोई भी संगीतकार वस्तुकार नहीं है, नहीं बोल रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है सभी क्रिकेटर संगीतकार हैं। देखो, सभी क्रिकेटर संगीतकार हैं, ठीक है। और कह रहा है सभी खिलाड़ी वस्तुकार हैं। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। लास्ट स्टेटमेंट रहता है सभी खिलाड़ी वस्तुकार हैं, तो सारे खिलाड़ी वस्तुकार हैं। अब निष्कर्ष देखते हैं। कुछ वस्तुकार क्रिकेटर हैं। क्या कुछ वस्तुकार क्रिकेटर होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जब संगीतकार का ही आपस में कोई रिलेशन नहीं है वस्तुकार का, तो वस्तुकार के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो किसी भी तरीके से संगीतकार से रिलेट नहीं करेगी, और जो संगीतकार के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो किसी भी तरीके से वस्तुकार से रिलेट नहीं करेगी, ठीक है। ये आपस में रिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑप्शन क्वेश्चन ही दिया हुआ है कि दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ वस्तुकार क्रिकेटर हैं। तो अगर हम इसका आंसर देखें तो कुछ वस्तुकार क्रिकेटर हैं। क्या कुछ वस्तुकार क्रिकेटर होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि इसका कोई भी पार्ट संगीतकार का जब है ही नहीं इसमें, तो वो आएगा नहीं। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा, कोई खिलाड़ी क्रिकेटर नहीं है। क्या कोई भी खिलाड़ी क्रिकेटर नहीं है? हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका कुछ पार्ट इसमें आएगा ही नहीं, तो कोई खिलाड़ी क्रिकेटर कैसे हो जाएगा? तो ये ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि वो नहीं होगा। कोई संगीतकार खिलाड़ी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कोई भी संगीतकार क्या खिलाड़ी होगा? नहीं होगा। जब वो वस्तुकार ही नहीं है, तो वस्तुकार के अंदर की एंटिटी तो वो कैसे भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो कोई भी संगीतकार खिलाड़ी नहीं, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका सही है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? बोला है इसने एंड को बोला है प्लस से, हैश को बोला है मल्टीप्लाई से रिप्लेस किया हुआ है, एट द रेट को बोला है डिवीजन से किया है, और डॉलर को किया है इसने माइनस से। तो बहुत ईजी हो गया है तो क्वेश्चन। तो यहाँ 45 एंड दिया है तो प्लस 35। डॉलर की बात करेंगे हम, तो डॉलर इज -14 हैश मतलब इंटू 7, एंड की जगह पे प्लस 63, एट द रेट की जगह पे डिवाइड बाय 9, हैश की जगह पे अगेन 5 इंटू 5, डॉलर की जगह पे माइनस, फिर 14, डॉलर की जगह पे अगेन माइनस। तो सबसे पहले बॉड मास से अगर हम जाते हैं तो हमें ब्रैकेट वाला जो पार्ट होता है उसको सॉल्व करना होता है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो 45 + 35 -14, 7 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 98 आएगा, प्लस 63 डिवाइड बाय 9 इंटू 5, माइनस 14 में से 11 गया तो 3 आ गया, ठीक है। अब ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। फिर हमारा डिवीजन आता है, हम डिवीजन करेंगे। तो इसको हम करते हैं 45 + 35 -98 प्लस 9 7 से 63, 7 इंटू 5 -3, राइट। अब हमारा क्या होता है? एडिशन होता है, एडिशन कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 80 -98, और ये मल्टीप्लाई करके 7 5 से 35 -3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस का 18
प्लस यहाँ पे आएगा 32, तो 32 क्योंकि 35 माइनस 3 इज 32। अब 32 माइनस 18 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन एक पजल क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं। बोला है ABCDE 6 and F 6 बॉक्स हैं, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो उसी क्रम में रखे गए हों। ठीक है, अब वो बोल रहा है कितने बॉक्स हैं, 6 हैं, तो बना लेते हैं लाइन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। बॉक्स ए को बॉक्स एफ के ठीक ऊपर रखा गया है। देखो, बॉक्स ए को बॉक्स एफ के ठीक ऊपर रखा गया है। अभी हमें ये नहीं पता वो कौन सी पोजीशन पे है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये हमें पता है कि बॉक्स ए को बॉक्स एफ के ठीक ऊपर रखा गया है। ठीक है, फिर कहता है बॉक्स ई के नीचे केवल एक बॉक्स रखा गया है, मतलब फिर बॉक्स ई की पोजीशन तो यहाँ फिक्स हो गई ना, क्योंकि इसके नीचे केवल एक बॉक्स रखा गया है। अब बोल रहा है बॉक्स एफ के ऊपर केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, तो देखो बॉक्स एफ क्या यहाँ पे आएगा 6 पोजीशन पे? नहीं, तो 2 बॉक्स कहाँ रखूँगी मैं, रख ही नहीं पाऊंगी, तो बॉक्स एफ 6 पोजीशन पे तो नहीं आएगा। तो मतलब क्या यहाँ पे आएगा बॉक्स एफ? नहीं, वो बोल रहा है उसके ऊपर केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, तो भी नहीं आएगा। ए तो रख दूंगी मैं यहाँ पे, लेकिन एक और बॉक्स की पोजीशन नहीं बनेगी, तो वो भी खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं क्या बॉक्स एफ की पोजीशन यहाँ पे आएगी? हाँ आएगी, क्योंकि बॉक्स एफ के ठीक ऊपर तो बॉक्स ए रख गया यहाँ वाले इस वाले रिलेशन से, और इसके ऊपर एफ के ऊपर हमारे 2 बॉक्स रखे गए हैं केवल, तो ये 2 बॉक्स हो गए, तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा पूरा हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं। बोल रहा है बॉक्स एफ और बॉक्स ई के बीच केवल बॉक्स सी रखा गया है, तो एफ और ई के बीच में सिर्फ सी रखा गया है, और बॉक्स डी को बॉक्स ई के ठीक नीचे रखा गया है, नीचे नहीं रखा गया है, तो मतलब यहाँ पे डी नहीं आएगा, तो डी की पोजीशन यहीं पे बचेगी, तो बचा यहाँ पे कौन? बी। तो ये इसका जो करेक्ट निकल के आया हमारा पजल BAFCEB। तो करेक्ट जो आंसर क्या है, कौन सा बॉक्स सबसे ऊपर रखा गया है? तो डी, बॉक्स डी जो है वो सबसे ऊपर रखा गया है। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अगेन एक डाइज वाला क्वेश्चन आया था 18 जून वाले भी शिफ्ट 3 में, तो उसमें भी सिमिलर, उसमें सिर्फ 3 फेसेस दिए गए थे डाइस के, इसमें 2 दिए गए हैं, तो 2 का भी मैंने उस बार समझाया था कि क्या करना है, हमें कॉमन ढूंढना होता है कि कौन सी चीज़ कॉमन है। तो देखो इसमें भी डॉलर कॉमन है, और इसमें हैश कॉमन है, इसमें हैश कॉमन है, मतलब हमारा एंड का जो अपोजिट फेस पे वैल्यू आएगी ना, वो स्टार ही आएगी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा स्टार, क्योंकि उसने पूछा है, वो सॉरी एंड, क्योंकि उसने पूछा है कि स्टार का अपोजिट फलक कौन सा हो। ठीक है, तो वो एंड हो गया। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ऑप्शन दिया हुआ है 198, 149, 113, 88, तो आगे सीरीज बतानी है। तो देखो माइनस करके देखते हैं। 198 को 149 से माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका? क्या है, माइनस ही हो रहा है सीरीज में? हाँ, माइनस तो हो रहा है, तो यहाँ पे हो गया 49, राइट। ये इसका 49 आएगा, इसको माइनस करके। अब 149 माइनस 113 को माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा आपका? 36 आएगा। तो मतलब मुझे कुछ समझ में ये आया है कि यहाँ 7 का स्क्वायर माइनस किया है, यहाँ पे 6 का स्क्वायर माइनस किया है, तो मतलब इस वाली वैल्यू में 5 का स्क्वायर माइनस किया गया होगा, मतलब 25 माइनस किया होगा। तो क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। 113 में से 25 माइनस करूँगी तो मैं यस मेरा 88 ही आएगा। अब मतलब यहाँ पे मेरा 4 का स्क्वायर माइनस किया जाएगा, मतलब मेरा 4 का स्क्वायर 16 माइनस किया जाएगा, तो 88 माइनस 16 करूँगी तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 बचेगा, और 7 में से 8 में से 1 गया तो 7 बचेगा, तो करेक्ट आंसर हमारा 72 हो जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यहाँ पे संख्या प्रतीक दिए हुए हैं, उनका कूट दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है? इसका कूट क्या होगा, इस समूह का कूट क्या होगा, और यहाँ पे कुछ शर्तें दी गई हैं। तो शर्तें क्या बोल रही है? यदि दूसरा अवयव और अंतिम अवयव पूर्ण वर्ण है, तो मतलब इस गिवन समूह में पहला और लास्ट पूर्ण वर्ग है, मतलब जो फर्स्ट वैल्यू है और जो लास्ट डिजिट है, फर्स्ट और जो लास्ट डिजिट, सॉरी सेकंड और जो लास्ट डिजिट है $7.54, इसमें जो सेकंड और लास्ट है डिजिट है, अगर वो पूर्ण वर्ग है, चलो ये तो मैंने मान लिया पूर्ण वर्ग है, तो लेकिन ये नहीं है, तो ये तो खत्म ही होगा, मतलब मेरा वाला ये यूज़ नहीं होगा। तो नेक्स्ट वाला देखते हैं। यदि पहला अवयव एक प्रतीक है, तो देखते हैं $7.5 और 4, पहला डॉलर इसमें क्या बोल रहा है? प्रतीक है, तो क्या पहला प्रतीक है? नहीं, पहला तो अवयव प्रतीक नहीं है, ये तो एक वैल्यू हो गई, डिजिट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो मतलब ये वाला भी इसमें नहीं लगेगा। थर्ड बोल रहा है $7.54,
क्या कहता है, यदि दूसरा और तीसरा दोनों अवयव प्रतीक है, मतलब दूसरा और तीसरा मतलब प्रतीक है, सिंबल है, हाँ बिल्कुल है। सेकंड और जो थर्ड वैल्यू दे रखी है वो सिंबल है, हाँ, तो मतलब हमारा यही वाला इसमें शर्त लागू होगी। तो कह रहा है तो इन दोनों दूसरे और तीसरे अवयवों के कूट को आपस में बदलना होगा, मतलब जो @ का कूट होगा वो तो डॉलर की जगह लिखा जाएगा और जो डॉलर का कूट होगा वो इधर लिखा जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो हम ये तो अनचेंज रहेंगे, इनके तो कूट लिख ही लेते हैं। तो 7 का क्या हो जाएगा m, डॉलर का भी हम देखते हैं और @ का देखते हैं। 5 का हमारा हो जाएगा e और 4 का हमारा क्या हो जाएगा, 4 का हमारा हो जाएगा r। अच्छा, अब @ का वो है जो वो b है, तो मतलब यहाँ का यहाँ लिखूंगी तो यहाँ b आ गया। और देखो डॉलर का क्या है, मेरा w है, तो इसका चेंज करना है, आपस में इंटरचेंज होने हैं, तो ये हो गया। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारा ये आएगा। तो शर्तों को यूज़ करके देखना है कि कौन सा उसमें शर्त लागू हो रही है, फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। नाउ जो 8th क्वेश्चन है, मैंने बताया था अगर ग्रेटर वैल्यू चल रही है तो ग्रेटर चलनी चाहिए, अगर लेसर चल रही है तो लेसर चलनी चाहिए, ग्रेटर इक्वल चल रही है तो ग्रेटर इक्वल चलनी चाहिए, लेसर इक्वल चलनी चाहिए तो लेसर इक्वल चलती रहनी चाहिए। तो क्वेश्चन दिया हुआ है w इज लेस देन t इज इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल टू j इज ग्रेटर देन s इज इक्वल टू u इज ग्रेटर देन b। पूछा है t इज लेस देन u। देखो तो अगर मैं इस x को t से रिप्लेस करूँ तो मैं यहाँ पे x रख सकती हूँ, तो मतलब t इज लेस देन j, ये तो सही है। लेकिन j मैंने क्या बोला, जब छोटा साइन चल रहा है तो छोटा ही चलते रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो बड़ा आ गया, तो पहला ऑप्शन तो खत्म हो गया, तो ये वाला तो निष्कर्ष सही नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। अब इसमें s इज ग्रेटर देन x, देखो यहाँ पे सही चल रहा है लेकिन यहाँ पे उल्टा आ गया, तो जब वैल्यू यहाँ पे हमेशा यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी ना, अगर ऐसे चल रही थी तो ऐसे ही चलते रहना चाहिए था, वो नहीं चल रहा है तो ये वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया। इन क्वेश्चंस को ऐसे भी सॉल्व किया जाता है, बाकी आप अपने लॉजिक से देख लो, मतलब मेरे को ये समझ में ज़्यादा आता है कि अगर ग्रेटर और इक्वल चल रहा है, ग्रेटर चल रहा है तो सिमिलर ही चलना चाहिए। जैसे ग्रेटर करते करते जैसे स्मॉलर आ जाएगा तो वहाँ पर वो ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 3 हो गया। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, zx 1 1 2 1 bt 1 2 4 2 rp 1 3 6 3। तो सबसे पहले तो देखो p के बाद t के बाद x, तो p q r s t आ गया, u v w x आ गया, मतलब +3 हो रहा है। मतलब यहाँ से इसका -3 करूँगी, या तो ऐसे देख लो +3 या -3 देख लो कि x से -3 हो रहा है तो t आ रहा है और t से -3 हो रहा है तो p आ रहा है, तो p से -3 होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, अपना l आएगा, ठीक है। आ गया l। अब हम देखते हैं r p q, r से v आ रहा है, b से z आ रहा है, या फिर उल्टा देख लो, कैसे भी देख लो, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो p r s t u v मतलब वही +3 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r से एक और पहले क्या आएगा n o p q, तो r आ गया, ठीक है ना। फिर मुझे कलर चेंज करना चाहिए, ओ पी क्यू, तो मेरा r आ गया, तो मतलब मेरा NL तो कंफर्म हो गया। तो NL जिस ऑप्शन में दिख रहा है तो यहाँ से आप टिक कर सकते हो, आपको आगे वैल्यू देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको फिर भी देखनी है तो 1 1 2 1 1 2 4 2 1 3 6 3, तो देखो कुछ समझ में आ रहा है कि 1 1 1 फर्स्ट प्लेस में तो रिपीट हो रहा है तो 1 ही आ जाएगा। अब 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3, तो मतलब 3 के बाद 4 आएगा, 2 के बाद 4 हो रहा है, 4 के बाद 6 हो रहा है, मतलब +2 हो रहा है, तो +2 करूँगी तो 8 आएगा। फिर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद अगेन 4 आएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी। तो हमारा ये करेक्ट आंसर हुआ, -3 या +3, आपको जैसे देखना है, आगे से आप चल रहे हैं या पीछे से चल रहे हैं, उसके हिसाब से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं ऐसे, इसमें कुछ नहीं करना है हम लोगों को। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ हो जाती है ना इसमें, बस आप खोलते जाओ। जैसे इसने इसको पहले यहाँ फोल्ड किया है, तो मैं मतलब इसको फर्स्ट ऐसे खोलूँगी तो ये वाला फेस एक यहाँ आएगा और एक ये बड़ा वाला रेक्टेंगल यहाँ आ जाएगा। अब मैं फिर इसने इसको ऐसे फोल्ड किया, तो मतलब मैं इसको उल्टा खोलूँगी ना, ऐसे खोलूँगी, तो इसको ऐसे खोलूँगी तो ये वाली चीज़ अगेन यहाँ पे आ जाएगी और ये पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं देख लूँगी चारों स्क्वायर कहाँ पे बीच में मिल रहे होंगे। देखो इसमें मिल रहे हैं, नहीं, ऊपर नीचे हो गए, इसमें भी नहीं मिल रहे, इसमें भी नहीं मिल रहे, लेकिन इसमें मिल रहे हैं, तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये वाला ये वाला जो क्वेश्चन है कागज़ खुलने पर कैसा दिखेगा, वो सबसे ईजी क्वेश्चन होता है, आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। बस आप ये देख लो पैटर्न कैसे फोल्ड कर रहा है वो, ठीक है। तो चलो हम लोगों ने स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी के जो 10 क्वेश्चन हैं वो पार्ट 2 में करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके पास ऐसे ही वीडियो के अपडेट्स आते रहें।
ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो बीएसएफ का हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या एएसआई स्टेनो का एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं। ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने में, ताकि आप मेरिट में आ सकें। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एज मच एज यू कैन एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। थैंक यू।